अभी रिसेंटली मतलब 1-2 दिन पहले मैंने इंटरस्टेलर को बिग स्क्रीन पर विटनेस किया और उस फिल्म को देखने के बाद जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये था कि आज के वक्त पे इस तरह की फिल्में बहुत ही ज्यादा कम बन रही है, जहाँ पर अगर स्पेस रिलेटेड मूवीज बन रही है तो उसका मेन फोकस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एलियंस, इन सब चीजों पर ज्यादा रह रहा है, या फिर आखिर अगर कोई और मूवीज बन रही है तो वो है सुपर हीरो मूवीज। जहाँ तक सवाल है इनके सक्सेसफुल होने का तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिटर्न भी ला रही है। तो मे भी इन्हीं कई कारणों के चलते हो सकता है कि अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटरस्टेलर की तरह की मूवीज़ पर ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हैं अनटिल एंड अनलेस उसे क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर डायरेक्ट करें। बट चलो ये तो एक अलग बात हो गई। अभी हम बात करते हैं इंटरस्टेलर और नोलन ब्रदर्स, मतलब क्रिस्टोफर नोलन और उनके भाई, जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की मैक्सिमम मूवीज़ लिखी है, जोनाथन नोलन के बारे में। देखो, पूरे वक्त जब मैं इंटरस्टेलर देख रहा था ना तो मुझे उसकी सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई ही थी, बट इस फिल्म को तीसरी बार देखने का एक्सपीरियंस मेरा कुछ अलग ही था कि जहां मैंने पहली बार इस फिल्म को केवल और केवल स्पेस रिलेटेड फैंटेसी और उसके बाद इसकी सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए देखा था, और दूसरी बार थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। बट तीसरी बार जब मैं इस फिल्म को देख रहा था मेरा परसेप्शन इन दोनों चीज़ों से हटकर उस तीसरी चीज़ पे रहा, मतलब दी इमोशनल बॉन्डिंग। और इस फिल्म को देखते देखते मैं ये सोच रहा था कि अगर हम किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे होते हैं या फिर उसकी आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत कम ही चांस है कि हमारे दिमाग में एक दूसरे की बॉन्डिंग, इमोशनल टच, द वैल्यू ह्यूमन होल्ड्स फॉर ईच अदर, इन सब बातों पर ध्यान हमारा बहुत कम जाएगा। और जो बातें हमारी ध्यान जो सबसे ज़्यादा खींचेंगी वो होंगी स्पेस रिलेटेड बीइंग्स, मल्टीपल प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, स्टार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पर ये बात लाजमी भी लगती है कि हाँ, कि अगर हम ऐसी किसी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं तो हाँ, ऐसी ही चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ना कि वो घिसी पिटी इमोशनल बॉन्डिंग, ह्यूमंस के बीच का रिलेशन, ये सारी चीज़ें। बट अगर देखने जाओ तो अगर फिल्मों में जो इमोशनल वाली चीज़ रहती है अगर वो मिसिंग रहेगी ना तो बहुत ही कम चांसेस है कि ऑडियंस उस फिल्म को एक बार देखने के बाद कई सालों बाद दोबारा से रिविजिट करेगी। कि बिना किसी इमोशनल टच के कोई भी फिल्म एक एम्प्टी वेसल की तरह लगती है, जो बाहर से तो बहुत खूबसूरत लगती है बट जब हम उसके अंदर झांकते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ खालीपन देखने को मिलता है। और मे बी ये चीज़ क्रिस्टोफर नोलन या फिर उनके भाई जोनाथन नोलन बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की उन मूवीज़ की तरफ नज़र डालेंगे इनके राइटिंग क्रेडिट्स में जोनाथन नोलन का हाथ नहीं था, तो आप एक चीज़ ज़रूर से नोटिस करेंगे और वो है कि उन फिल्मों में इमोशनल बॉन्डिंग मिसिंग थी। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट वन, टेनेट, ऑन अ ग्रैंड स्केल। और मुझे लगता है जहाँ तक क्रिस्टोफर नोलन की एक जो कमी है वो इसी चीज़ में है, दी ओनली प्रॉब्लम विद क्रिस्टोफर नोलन मूवीज़। तो चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इसी बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। क्रिस्टोफर नोलन अभी के वक्त पे एक ऐसा नाम बन गया है जो सिंगल हैंडेडली सिनेमा को डोमिनेट कर रहा है, और इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल उनकी रीसेंट फिल्म ओपेनहाइमर है, जो कि एक 3 घंटे की बोल वचन करने वाली फिल्म होने के बावजूद भी ग्लोबली $975 मिलियन कमा चुकी है। पर अब आगे बात ये आती है कि जिस तरह का ट्रैक नोलन का रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, तो उन्होंने एक फैक्टर को बहुत महत्व दी है और वो है टाइम। लाइक इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डनकर्क और इवन टेनेट। और इस टाइम फैक्टर के साथ साथ एक सेंस ऑफ मिस्ट्री भी बनी हुई रहती है, बी इट बिटवीन द कैरेक्टर्स और सब प्लॉट्स। लेकिन अब जब सोचा जाए तो हाँ, ये बात भी हम सब एक्नॉलेज कर सकते हैं कि इनकी फिल्मों में स्टोरी, सब्जेक्ट और स्क्रीन प्ले सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर चाहे वो स्टोरी को उसके गोल तक पहुंचाने के लिए कैरेक्टर्स से कनेक्शन ही क्यों न टूट जाए। एंड विथ टाइम यही होता जा रहा है। फर्स्ट फिल्म डनकर्क जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त पे बेस्ड थी, फिर बारी आई टेनेट की, इसमें वर्ल्ड वॉर 3, एपोकलिप्स जैसे बड़े बड़े स्टेक्स होने के बावजूद भी फिल्म की स्टोरी या उसकी कैरेक्टर्स से हम रिलेट नहीं कर पाए थे या इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बना पाए थे। पर चलो वो भी छोड़ दो, अब ओपेनहाइमर को ही कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें किलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, RDJ, मैट डेमन एक्सेट्रा जैसे पॉलिश्ड एक्टर्स थे, और फिल्म में ऐसे सीन्स भी रखे गए थे जो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि हम सब उस बात से कैरेक्टर्स के जितना दुख महसूस करें, और इस चीज़ का कारण और कुछ नहीं बल्कि हायर स्टेक्स का होना है। जहाँ पूरे फिल्म में हम बस 2 या 3 सीन्स का वेट कर रहे थे, जैसे एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन टेस्ट का, या गैरी ओल्डमैन के कैरेक्टर एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर से मिलना, या फिर द आफ्टरमैथ ऑफ दोस 2 बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। अब तो ये जाहिर सी बात है कि अगर फिल्म में इतने बड़े बड़े इवेंट्स के होने का पता ऑडियंस को रहेगा तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि कैरेक्टर्स से ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो पाएगी, क्योंकि ऑडियंस का मेन फोकस
इन्हीं सीन्स के आने के इंतजार में होगा। तो अब आगे बात ये आती है कि क्या ऐसा हमेशा से होता आया है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। सर ये दो जवाब क्यों? जवाब तो बस हाँ या ना होना चाहिए। तो देखो इसके पीछे भी बहुत ही तगड़ा कारण है, जिसे मैं आगे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मेमेंटो, द प्रेस्टीज, द डार्क नाइट राइजेस, इंटरस्टेलर, ये 5 फिल्में हम एक तरफ रख लेते हैं। टीम ए में बैटमैन बिगिंस, इंसेप्शन, डनकर्क, टेनेट, ओपनहाइमर, और ये 5 फिल्में दूसरी तरफ टीम बी में रख लेते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो मैंने नोलन की 10 फिल्मों को 2 अलग अलग सेक्शन में बांटा है, उसका कारण क्या है? खैर चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते हैं, मैं बस एक ऑप्शन के थ्रू एक पॉइंट पेश करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल व्यूअर जिसने ये सारी फिल्में देखी है, तो इन दोनों टीम ए और टीम बी में से आपको कौन सी टीम की फिल्में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, राइटिंग एक्सेट्रा? तो मे बी आप मेरी तरह मेमेंटो, द प्रेस्टीज, द डार्क नाइट राइसेस और इंटरस्टेलर वाली टीम ए को ही चूज करेंगे। मे बी देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी फॉर दैट। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। टीम ए में जितनी भी फिल्में हैं उन्हें क्रिस्टोफर नोलन ने अपने भाई जोनाथन नोलन के साथ लिखा था, और जोनाथन नोलन भी कोई न्यू प्लेयर नहीं है। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। ये वेस्ट वर्ल्ड, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जैसे मेगा सक्सेसफुल सीरीज के राइटर और क्रिएटर भी है। एंड बाय मेनी पीपल ये भी बोला जाता है कि क्रिस्टोफर नोलन राइट्स हिज फिल्म वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। लेकिन जो कैरेक्टर्स के बीच बॉन्डिंग वाली बात होती है या ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन बनाने वाले सीन्स होते हैं, जैसे इंटरस्टेलर का वो वाटर प्लैनेट से वापस आने के बाद अपने बेटे और बेटी की रिकॉर्डिंग्स देखने वाला सीन, या फिर द डार्क नाइट में हार्वी डेंट और रेचल के बीच रेचल को बचाने जाने वाला सीन, और उसमें फेल हो जाने के बाद बैटमैन के वर्नरेबल हो जाने वाला सीन, ये सारे सीन्स को नोलन ब्रदर्स ने साथ में क्रिएट किया था। और जब क्रिस्टोफर नोलन ने सोलो किसी फिल्म की कहानी लिखी है, तो उनमें यही इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, और इसी के चलते नोलन की ही कई फिल्मों की रीवॉचेबिलिटी भी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि विदाउट एनी काइंड ऑफ फीलिंग अटैच्ड विद एनी पार्टिकुलर फिल्म, उसे बार बार विजिट करना या दिखना उसका कोई तुक नहीं बनेगा। वेर हम दी डार्क नाइट को जोकर की आइडियोलॉजी, उसके रिस्की बिहेवियर, इंटरस्टेलर को उसके ह्यूमन कनेक्शन वाले थीम के लिए बार बार विजिट कर सकते हैं, बट वी कैनॉट प्रॉमिस द सेम विद डनकर्क, टेनेट या ओपनहाइमर अनटिल एंड अनलेस हमें खुद से ये फिल्में समझनी है बिना कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे, तो हम बार बार इन्हें भी देख लेंगे। वेल हम और वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी यही होप करते हैं कि विद इन नेक्स्ट फिल्म नोलन वर्क्स ऑन दिस पार्टिकुलर कनेक्शन फैक्टर ऑफ हिज स्टोरी, ताकि कुछ यूनिक दिखने के साथ साथ हमें कोई सटल येट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाली स्टोरी भी साथ में मिल जाए। बाकी नोलन सर तो भगवान है ही फिल्म मेकिंग में।